नमस्कार। आज मैं अपनी अलीगढ़ की पोस्टिंग के मध्य हुई एक और घटना का जिक्र करूंगा और ये अलीगढ़ की हमारी पोस्टिंग की अंतिम घटना है, अंतिम पार्ट है। 2 मई 2018 को मेरा स्थानांतरण अलीगढ़ से मेरठ के लिए, एसएसपी मेरठ के लिए हो गया था। अलीगढ़ में लंबे कार्यकाल की वजह से तरह तरह का क्राइम, बहुत ही विकट लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन। एएमयू आप जानते हैं, वहाँ पर छात्रों का हर समय कुछ न कुछ लगा रहता है। एएमयू के इलेक्शंस, एएमयू में 2 इलेक्शन करवाए मैंने छात्र संघ के। कम्युनल सिचुएशन से निपटने के लिए वहाँ कई बार बड़े चैलेंजेस आए, लेकिन क्राइम भी हर तरह का क्राइम, और हमारे ख्याल से अब तक 25-26 क्राइम के एपिसोड अकेले अलीगढ़ के मैंने आपको बताए होंगे। आपने भी महसूस किया होगा कि अलीगढ़ में हर तरह का क्राइम, सारे ऑर्गेनाइज क्राइम 2 साल में देखने को मिले थे। वैसे तो डकैती, जब कम्युनिकेशन फास्ट हुआ यूपी पुलिस में, डायल 100, 112 सब कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गई। एंड्रॉयड फ़ोन हर एक आदमी के पास, कोई परिवार, हमें नहीं लगता है एक आध परिवार 100 में से एक्सेप्शन हो, सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है। 112 नंबर की एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी है, कोई भी मिलाएगा तो ये नहीं होता कि साहब इंगेज आ रहा है या बात नहीं हो पा रही। आपने सूचना दी कि शहर में 10 मिनट में और देहात में 15 से 20 मिनट के बीच में आपकी सहायता के लिए एक वाहन आ जाएगा, जिसमें पुलिसकर्मी, ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है तो थाने से बुला लेंगे, और अगर उनसे बातचीत करके बात सुलझ सकती है तो उसको सुलझा लेंगे। लेकिन फिर भी जो ट्रेडिशनल क्राइम है, जैसे खासकर डकैती का, ये और जगह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अलीगढ़ में ये ट्रेडिशनल क्राइम डकैती का हुआ, और इस पीरियड में हुआ जब हमारा संचार माध्यम बहुत ही स्ट्रांग था पुलिस का। ये बात अलग है कि पहले जो घंटों घंटों डकैतियाँ हुआ करती थीं, अब उनका पीरियड, उनका स्पैन और काम करने में लगा हुआ कुल समय वो कम हो गया। ऐसी ही एक सनसनीखेज डकैती 28 अगस्त 2018 को अलीगढ़ शहर में हुई। बन्ना देवी थाना क्षेत्र के रामदास नगर, ये अच्छी लोकेलिटी है, बढ़िया है, नई बनी हुई लोकेलिटी है। यहाँ पर एक मुर्गे के अचार के कारोबारी हैं, मुर्गा अचार वाले के नाम से फेमस इनकी दुकान, और ये खुद भी सरदार गुनीत सिंह। 7:30-8 बज रहे होंगे। 6-7 आदमी, जिनमें 2 को छोड़ के सबके चेहरे दिखाई दे रहे थे, 2 लोग जरूर अपना चेहरा बांधे हुए थे, घुसे। घर में महिलाएं थीं, महिलाओं को एक कमरे में बंद किया और सारा जेवर और कैश 12-15 मिनट के भीतर ही लूट लिया। लूट के और वहां से निकल गए। तुरंत हल्ला हुआ, यानी उनके जाने के 1-1.5 मिनट के भीतर बगल में पुलिस चौकी भी है। 2-3 मिनट में पुलिस चौकी से चौकी इंचार्ज आ गए, पुलिस आ गए, तुरंत खबर की गई, सारे चौराहे नाके
सब बंद किए गए, स्ट्रॉन्ग चेकिंग शुरू हुई, सभी लोग आ गए। शहर के बीच में डकैती का होना ये पुलिस के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं होता है और बहुत ही अन्यथा लिया जाता है किसी भी ज़िले की पुलिसिंग को। सभी अधिकारी पहुंचे, मैं भी पहुंचा। सिलसिलेवार बयान किया लोगों ने, ये इधर से आया, वो उधर से आया, उसने यहाँ पिस्टल लगाई, सबके हाथ में पिस्टल बताई गई। चाबी मांगी, लॉकर खोला और जहाँ जहाँ उनके पास गहना और जेवर था सब ले गए। काफ़ी कैश और काफ़ी गहना। जो उन्होंने सूची दी, जो लिस्ट दी, उसमें कोई 50 लाख से ऊपर की ये डकैती थी। बस इतनी सी बात अच्छाई थी इसमें, किसी के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट, थप्पड़ वप्पड़ तो मारे थे लेकिन किसी के साथ बहुत मारपीट नहीं की। और माल का तो नुकसान हुआ लेकिन जान सबकी सही सलामत रही। प्रेशर ग्रुप्स अलीगढ़ में भी कम नहीं हैं। किसी भी घटना के बाद अगर तुरंत आप घंटे 2 घंटे में कुछ आपको सफलता नहीं मिली है तो अगले दिन आप अपने कार्यालय में लोगों का हजूम जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे सुनने के लिए तैयार रहिए। यही हुआ भी। हालांकि उस परिवार से कुछ लोग जो पुलिस के संपर्क में बहुत दिनों से हैं, स्पेशल पुलिस ऑफिसर हैं और स्थानीय स्तर पर पुलिस के अच्छे संबंध हैं उन्होंने काफ़ी प्रयास किया कि लोग इस तरह की बात न करें, लेकिन अखबार भी अपना काम बाजाब्ता जैसे चलाते हैं इस तरह के क्राइम में, वैसे चलाते रहे। मुर्गा अचार कारोबारी के घर डकैती, पुलिस खाली हाथ। अभी तक कोई सुराग नहीं। इस तरह की बातें लिखी जाती रहीं। खैर, टीम हमारी बहुत अच्छी थी उस समय, मैंने आपको बार बार बताया है। अलीगढ़ के क्राइम के दरम्यान एसपी सिटी अतुल श्रीवास्तव, पंकज, अमित, विशाल, ये सारे सीओज बहुत ही यंग, एनर्जेटिक और बहुत क्राइम में बहुत इंटरेस्ट लेने वाले थे। पहला काम तुरंत शुरू किया गया आने जाने वाले, क्योंकि ये वहाँ लोगों ने बताया कि एक गाड़ी 4 पहिया वाहन था जिससे ये लोग गए हैं। अब मारुति वैन थी या वैगनार था या इस तरह का, ये बहुत ज़्यादा कोई क्लियर नहीं बता पाया। यही बताया गया कि एक गाड़ी गली के मुहाने पे खड़ी हुई थी, थोड़ी देर बाद वो स्टार्ट हुई और सारे लोग उसी में भर के चले गए। संख्या इनकी 6 से 7 के बीच में बताई गई। अज्ञात में तुरंत मुकदमा लिखा गया 699/17, 395, 412 IPC। कहाँ से शुरू किया जाए, यही सबसे बड़ी समस्या थी। अब इसमें कहाँ से शुरू करें। पहला काम हुआ कि जो सबसे ज़्यादा जिसका मुंह खुला हुआ था उसके लिए स्केच बनवाया गया। स्केच के बारे में आपको हम बता दें कि स्केच बनाने का अलग अलग सॉफ्टवेयर है। कुछ प्रोफेशनल लोग हैं जो थोड़ा डेवलप्ड सॉफ्टवेयर है, बाकी यूपी पुलिस के हर पुलिस लाइन में या क्राइम ब्रांच में एक सॉफ्टवेयर है स्केच बनाने का। जिस किसी ने देखा है उसको ऑपरेटर कंप्यूटर पर बिठा देगा, पहले उससे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा, मूछें हैं कि नहीं हैं, बाल की कोई विशेष स्टाइल हो, तो वो उस सॉफ्टवेयर में बाल की 100 स्टाइल होंगी, वो दिखाएगा। उनका नहीं साहब, बड़े बड़े थे तो बड़े बाले वालों का जो सेट है वो दिखाएगा, छोटे छोटे थे या बिल्कुल पुलिस कट थे तो वो सेट दिखाएगा। अल्टीमेटली वो आदमी बताएगा कि साहब कुछ इस तरह के थे, उसको सेव कर लेगा। माथा चौड़ा था या माथा कम था, आंखें धसी हुई थीं या बाहर निकली हुई थीं, मूछें थीं कि नहीं थीं या नहीं थीं, इस तरह चेहरे के कम से कम 20 फीचर्स के अलग अलग फोटोग्राफ्स उनके पास होते हैं। आप एक एक फीचर बताते जाएंगे, वो उनको उसमें जोड़ते जाएंगे। जोड़ने के बाद एक रफ फिगर उसकी तैयार होगी, उसके भी 10-12 कॉम्बिनेशन होंगे। तो फिर वो दिखाएंगे कि ये वाला था, ये वाला था, ये वाला था, ये वाला था।
इस पूरी प्रोसेस में 4-5 घंटे लग जाते हैं। बैठे बैठे वो आदमी ऊब जाता है और फिर लास्ट में कहता है कि नहीं साहब बिल्कुल यही वाला था, और वो फ़ोटो निकाल दी जाती है। एक एक करके 4 या 5 आदमियों की फ़ोटो निकाली गई। ये थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि मानसिक संतोष देने के लिए वादी को, पब्लिक को, अखबार वालों को सिर्फ ये एक्सरसाइज है। मैंने अभी तक कभी ये नहीं सुना कि बने हुए स्केच से कोई अपराधी पकड़ा गया हो। फोटोग्राफ से तो पकड़ा जा सकता है, लेकिन बने हुए स्केच से मेरे संज्ञान में नहीं है। हो सकता है ऐसा कहीं और हुआ हो। और जब असली अपराधी पकड़ा जाता है तो उसकी फ़ोटो कहीं कहीं अखबार वाले उसकी फ़ोटो और स्केच दोनों छापते हैं कि देखिए ये पुलिस ने कितना बढ़िया स्केच बनाया था, ये पुलिस के स्केच से हूबहू मिलता था। पोस्टर चौराहे चौराहे लगाए गए थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस तरह की खबरें आती हैं और बार बार आती थीं, आती हैं और आती रहेंगी। ये कंपैरिजन पब्लिक कंजम्पशन के लिए ज़्यादा है। कभी कभी बिल्कुल उल्टा जो उसने बताया है और वो जो पकड़ा गया है एक्चुअल, उसमें कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं। ऐसे 2-3 केसेस में जब पूछताछ की गई कि भाई आपने देखा, आपके सामने वो आधा घंटा था, आपको बिठाया गया, स्केच बनवाया गया और ये स्केच आपने हाँ कहा कि हाँ बिल्कुल यही है, पकड़ा गया तब भी आप पहचान रहे कि नहीं साहब यही आदमी था, लेकिन इस स्केच में इतना अंतर क्यों है? तो उस आदमी का कहना है कि साहब जब वो पूछ ही रहे हैं कि नहीं ऐसा था कि नहीं ऐसा था कि नहीं ऐसा था, और फिर थोड़ी देर तो हम लोगों को भी इंटरेस्ट आता है, आधे घंटे 1 घंटे इंटरेस्ट आया कि भाई लगता है ये कोई जादू की मशीन है, इसमें से धड़ 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 करके निकलेगा और हमारे सामने एकदम से आके फ़ोटो खड़ी हो जाएगी और हम बता देंगे कि हाँ साहब यही है। हमें तो ये अंदाज़ था, लेकिन वो होठों का अलग, ठुड्डी का अलग, कान का अलग, ये सब अलग अलग उसमें चिपकाते रहे। चिपका के वो जब उन्होंने बताया तो हमको ये लगा कि साहब अगर अभी हाँ नहीं करेंगे तो 1 घंटे में जितने में इन्होंने आँख, कान, मुंह, नाक जोड़ा है, फिर हमसे 1 घंटे जुड़वाएंगे, तो उतने में हाँ कह के भैया हमने पीछा अपना सर छुड़ा लिया। ये भी मेंटलिटी है लोगों की जो जो स्केच बनवाने के लिए जिनको बुलाया जाता है। इससे बढ़िया तरीका है कि पुराने जो एल्बम हैं, अब तो वो एल्बम भी बंद हो गए, सारे फोटोग्राफ मोबाइल पर होते हैं। हमारे क्राइम ब्रांच के लोग 1000, 2000, 2500 फोटोग्राफ मोबाइल में रखते हैं। किसी मौके पर लूट के जाते हैं तो पीड़ित को दिखाते हैं कि भाई आप इसको खुद ही स्क्रॉल कर लीजिए और बताइए कि लगभग किससे मिलता था वो। और इसमें थोड़ा थोड़ा जो इसमें सक्सेस रेट है वो ठीक है। अगर उन्होंने, चूंकि वो रियल फोटोग्राफ्स होती हैं, अगर तो कोई वही आदमी मिल गया तो वो बता ही देंगे साहब यही था, उसमें नाम पता भी लिखा होता है। सीने में एक तख्ती टीन की लगी होती है, उसमें उसका नाम, मुकदमा, अपराध संख्या, थाना लिखा होता है और तुरंत आप उस थाने को, उस क्राइम नंबर को लोकेट करके उसमें उसका नाम, पता, पूरा डिटेल मिल जाता है। लेकिन अगर उसने कुछ हल्का भी बता दिया कि नहीं साहब थोड़ा इससे लंबा था लेकिन शक्ल सूरत से कुछ ऐसे ही था, उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। बहरहाल स्केच बनाया गया, स्केच अखबारों को प्रेस नोट के ज़रिए भेजा गया, स्केच छपा भी, पब्लिक ने देखा भी, तो पब्लिक को थोड़ा संतोष हुआ कि पुलिस कुछ काम तो कर रही है। स्केच जारी करा दिया उसने, लेकिन ये एक्चुअल काम नहीं था। हमारी टीम ने एक्चुअल काम शुरू किया। पहले वही डंप डाटा, पिछले 3 दिन के ये मान के कि रैकी की गई होगी और उसमें नंबर ज़रूर, कॉमन नंबर ज़रूर निकलेंगे, और नंबर निकले। नंबर की एनालिसिस शुरू हुई। एक साथ 7 मोबाइल घटनास्थल से 1 किलोमीटर पहले ही बंद हो गए थे, लेकिन वो मोबाइल 1 दिन पहले, बल्कि 1 दिन पहले और उसके 1 दिन पहले 2 दिन लगातार घटनास्थल तक आए थे। माना गया कि 2 दिन रैकी के समय चूंकि उन्हें अटैक नहीं करना था, उन्हें काम नहीं करना था, खाली देखना था,
तो मोबाइल अपने पास उन्होंने चालू हालत में रखा और जिस दिन वो तय करके आए कि आज हमें अपना काम करना है, उस दिन घटनास्थल पहुंचने के पहले ही उनको स्विच ऑफ कर दिया। नंबर निकले, नंबर की एनालिसिस शुरू हुई, लोकेट हुए आगरा में भी, मथुरा में भी और सब गाज़ियाबाद में भी। होते होते जो पहला, इस बीच में एक चीज़ और बताएं कि इसमें एक नंबर और निकला था जो ये पता लगा कि सेठ सरदार गुनीत सिंह के घर पर, यानी मुर्गा अचार वाले के घर पे ये नौकरानी थी, पहले काम करती थी और भी कुछ दिन पहले इसने उनके यहाँ अपनी नौकरी छोड़ दी है। उसको भी ढूंढा गया लेकिन वो अपनी जगह पर मिली नहीं। कॉल डिटेल में भी ये नंबर रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये माना गया कि नौकरी ज़रूर छोड़ दी, हो सकता है यहाँ से गुजरी हो, यहाँ से गई हो, यहाँ किसी और के पास गई हो। घर वालों ने बताया कि साहब जब से गई है लौट के नहीं आई है, लेकिन नंबर उसका रिफ्लेक्ट हुआ था। बी पार्टी में भी नंबर रिफ्लेक्ट हुआ था, लेकिन चूंकि पहले थी तो ये मान लिया गया, उसको इग्नोर किया गया और उस तक हम लोग नहीं गए। पहला इसमें जो आदमी फंसा उसका नाम था रवि टमाटर, आगरा का रहने वाला। आगरा में इसकी बहुत अच्छी क्रिमिनल हिस्ट्री है, अच्छा लुटेरा है और हाउस रॉबरी भी इसके नाम चढ़ी हुई थी। लेकिन लोकल पुलिस से कुछ कहीं सिपाही लेवल पर कोई कनाइवेंस थी। जब टीम वहाँ पर कैंप कर रही थी और उसकी लोकेशन मोबाइल के ज़रिए मिल रही थी, तभी अचानक मोबाइल भी बंद हो गया और ये घर नहीं पहुँचा, गायब हो गया। 3 दिन बाद खैर इसको घेर के पकड़ के लाया गया। लुटेरा था, अच्छी क्रिमिनल हिस्ट्री थी। उसके बाद सचिन जहांगीराबाद बुलंदशहर का ये आया। सचिन से बहुत अच्छी वाली पूछताछ हुई, तब सही सही पता लगा कि असल में इनका लीडर कौन था और वो कौन आदमी है, सूचना इसको कहाँ से मिली। तब ये बात खुल के आई कि मुर्गा अचार वाले के यहाँ जो महिला नौकरानी काफ़ी दिनों उसके यहाँ काम किया था, उसको इन लोगों ने निकाल दिया था उसके किसी उसकी बिहेवियर की वजह से या उसकी किसी हरकत की वजह से उसे निकाल दिया गया था। और उसका पूर्व पति जिसका नाम विक्रम था, वो इस पूरे कांड का मास्टर माइंड था। ये जानने के बाद विक्रम की क्रिमिनल हिस्ट्री इकट्ठा की गई, बहुत लंबी फहरिस्त थी इसके क्राइम की। और इसी बीच तलाश करते करते वो नौकरानी भी मिली। नौकरानी ने भी जो किस्सा बताया वो बड़ा अजब गजब था। नौकरानी ने बताया कि आज से कोई 5 साल पहले की बात है, 6 साल पहले की बात है, बन्ना देवी में ही एक डकैती पड़ी थी। उस डकैती की रैकी में ये विक्रम आया जाया करता था और उसकी निगाह उस पर पड़ी, इस नौजवान लड़की थी इस पर पड़ी। डकैती के दिन भी उसने देखा कि वही आदमी आया था डकैती, लेकिन वो मारे डर के कुछ कह नहीं पाई। डकैती के अगले दिन वो आया और उससे मिला और उसको बताया कि देखो तुमने भी देख लिया ना मैं कितना बहादुर हूँ। इस तरह की बात अपनी शेखी बघारने वाली उसने उस लड़की को बताई और लड़की को मोटरसाइकिल पर बिठाया लेकर भाग गया। बाद में लड़की ने अपने घर पे ये खबर की कि हम शादी करेंगे इसी से। शादी हो गई। 6 महीने बाद ही एक दूसरे हत्या के केस में वो गिरफ्तार हुआ और जेल चला गया। जैसे ही जेल गया तो उसके बाकी जो गैंग मेंबर्स थे वो उस युवती को परेशान करने लगे, छेड़खानी करने लगे इससे। राइवल गैंग के लोगों को पता लगा, वो भी छेड़खानी करने लगे। एक दिन वो भाग के फिर अपने मायके आ गई, वहीं शहर में अलीगढ़ में ही बन्ना देवी के पास कहीं उसका मकान था। फिर वापस आ गई, लेकिन
वो उनके कुछ गैंग मेंबर्स, चूँकि विक्रम उसे सब जगह ले जाता था। जैसे आगरा में इन लोगों ने एक डकैती डाली तो उसे आगरा ले जाके एक बड़े अच्छे होटल में रुकवा दिया था। डकैती डाली, माल लाया और माल के साथ फिर उसे वहाँ से लेके दिल्ली आ गया। तो वो उनके जो और गैंग मेंबर्स जब वो आते थे, इकट्ठा होते थे, पैसे बांटे जाते थे, गहने बांटे जाते थे, तो ये शाह खर्च हो गई। इसके पास इसे बहुत पैसा खर्च करने की आदत पड़ गई। जैसे वो जेल चला गया, ये किसी दूसरे गैंग मेंबर के साथ उसके यहाँ चली गई। वो भी लुटेरा था, उसके यहाँ भी कुछ दिन रही होगी, फिर वो भी जेल गया जब, फिर वापस घर आ गई। इस तरह से जो इसने अपना किस्सा बताया, इसी गैंग मेंबर्स में इधर उधर ये उसको लोग ले जाते रहे और ये भटकती रही। अचानक जिसके पास ये रह रही थी, उसने इसको मार पीट के भगा दिया। ये घर आ गई, बहुत दुखी हुई, घर वालों से कहा मैं शादी नहीं करूँगी, इन लोगों से किसी से, इन गैंग मेंबर से किसी से नहीं मिलूँगी, मैं अपना काम। इस बीच उसके बच्चे भी हुए, बच्चों को पालूंगी, इनको पढ़ाऊंगी। और फिर वहीं रामदास नगर में कई मकानों में उसने काम धंधा शुरू किया। रवि आगरा वाला पकड़ा गया तो मुर्गा अचार वाले के यहाँ की ज्वेलरी उसके पास बरामद हुई, कुछ कैश बरामद हुआ। लेकिन उसने ये बताया, फिर उसके बाद सचिन पकड़ा गया, उसके बाद फिर अशोक पकड़ा गया। अशोक नौझील मथुरा का और सचिन जहांगीराबाद बुलंदशहर का। काफ़ी माल इन लोगों से बरामद हुआ, लेकिन अधूरी रिकवरी थी और अधूरा वर्कआउट था जब तक कि विक्रम ना मिलता। विक्रम लगभग हर दिन अपने सिम कार्ड बदला करता था। उसकी 10वीं भी पार्टी थी, सब लगी हुई थी और बराबर उसकी लोकेशन मिल रही थी। एक टीम, इसकी लोकेशन जयपुर में मिली, एक टीम ने जयपुर में जाके कैंप कर लिया। ढूंढते ढूंढते एक दिन एक होटल के पास इसकी लोकेशन आई। तब तक इसके पहचानने वाले भी और बहुत से मिल गए, जिनको पुलिस अपनी टीम के साथ रखती थी। ये जैसे ही भीतर गया, पुलिस टीम इसके पीछे पीछे ये होटल के कमरे में घुस गया। इसे भी आइडिया हो गया कि पुलिस पीछे पीछे है। इसके पहले कि पुलिस दरवाज़ा खटखटाने पर नहीं खुला जब, तो होटल मैनेजमेंट को लाके दरवाजे को तोड़ने का काम करती। पीछे का शीशा तोड़ के, फर्स्ट फ्लोर पर था ये, शीशा तोड़ के फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर कूद के और वहाँ से भाग गया। कैश, कुछ ज्वेलरी, एक पिस्टल, ये सब उसके कमरे में बरामद हो गए, लेकिन विक्रम नहीं मिला। मोबाइल उसका स्विच ऑफ हो गया। उसे भी अंदाज़ा हो गया कि पुलिस मोबाइल से हमारा पीछा कर रही है। ये बात है 12 अक्टूबर की। फिर इसने एक वकील से संपर्क किया कि हमें हाजिर करा दीजिए। तो उसने कहा ये बहुत मुश्किल है, यहाँ का कोई केस हो तो उसमें हाजिर करा दें, केस तुम्हारे सब यूपी के हैं, लेकिन हम एक काम कराते हैं, कट्टा तुम अगर रखे हो तो हम तुम्हें दफ़ा 25 में, पोजीशन ऑफ इलीगल आर्म्स में तुम्हें कहीं बंद करा देंगे तो पुलिस से बच जाओगे, वरना पुलिस तुम्हें मार देगी। ये कन्वर्सेशन पुलिस ने हमारी टीम ने सुना। वकील साहब से संपर्क किया। उन्होंने कहा भाई हमसे तमाम वकील बात करते रहते हैं, हमारा काम ही यही है, मैं नहीं जानता उसको। इस तरह की बातें कह के उन्होंने टाल दी। बहुत कोशिश की गई उनसे जानने की, लेकिन नहीं पता लगा। अचानक जयपुर के एक थाने में ये एक कट्टे के साथ किसी अपने पुलिस वाले की जान पहचान से, जैसे आपकी जान पहचान किसी जिले के किसी थाने में तैनात किसी पुलिस वाले से है, कांस्टेबल से है सपोज करिए, कांस्टेबल को अबलाइज करके कांस्टेबल गिरेबान में पकड़ के हाथ में एक कट्टा लेके थाने पर ले जाएगा। साहब चेकिंग कर रहा था मैं, ये भाग रहा था, इसके पास कट्टा है। फ़ौरन थाने में जाएगा, उसको दाखिल कर दिया जाएगा हवालात में, नाम पता नोट किया जाएगा, जो कुछ भी वो बताएगा, और
पोजीशन ऑफ इलीगल आर्म दफ़ा 25 आर्म्स एक्ट में उसे जेल भेज दिया जाएगा। जब तक बाहर माहौल शांत नहीं हो जाता, फिर वहाँ से पेशी पर आएगा, फ़ोन पर बात करेगा, अपनी बात कहेगा, वकील को बुलाएगा, जहाँ जहाँ जिस जिस केस में पुलिस तलाश रही है उसके डिटेल्स इकट्ठा करेगा, सब करेगा, उसे पूरा मौका मिल जाएगा। सिस्टम के छेद से घुस के वो बिल्कुल सेफ हो गया। मैंने पुलिस कमिश्नर जयपुर से बात की, अपनी टीम भेजी और फिर उसका पुलिस कस्टडी रिमांड मिला। 16 तारीख को 16 अक्टूबर 2017 को पुलिस कस्टडी रिमांड पर थानाध्यक्ष बन्ना देवी उसको अपने यहाँ ले आए। उससे पूछताछ शुरू हुई। मैं भी गया था उस पूछताछ में, क्योंकि गंभीर घटना थी। लोगों को तब तक यकीन नहीं होता जब तक कि उनका पूरा माल बरामद न हो। व्यापार मंडल ने ये तो खुशी जताई कि साहब आपने मुकदमा सही खोला है, क्योंकि जो रिकवरी बाकी 3 लोगों से हुई है वो हमारे यहाँ से गई थी। लेकिन अभी ये बिल्कुल थोड़ा पार्ट है, 5%, 10% पूरी रिकवरी। अच्छा, अगर पूरी रिकवरी नहीं होती तो सीधा सीधा दोषारोपण पुलिस पर जाता है कि साहब पुलिस ने सब रिकवर कर लिया था लेकिन छिपा लिया, चुरा लिया, नहीं दिखाया। इस तरह के दोष मढ़े जाते हैं पुलिस पर। खैर, 2 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मिली थी, वो बहुत थी। विशेषज्ञ हमारे भूखे बैठे हुए थे। मानवाधिकार चोटों को का मेडिकल न करा सके, उसको ध्यान में रखते हुए झटका पूछताछ से ही शुरुआत हुई। 2 घंटे में उसने बताना शुरू किया कि पैसा, घटना कैसे कैसे हुई और पैसा कहाँ रखा हुआ है। घटना के बारे में उसने बताया कि उसकी जो पूर्व पत्नी थी, उसका नंबर मैंने अपने किसी मेंबर से जो अलीगढ़ में उसके साथ किसी मुकदमे में था डकैती के, वो उससे उसका नंबर लिया और उससे पूछा कि आजकल क्या कर रही हो, पैसे की ज़रूरत हो तो बताना। वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी उससे बात करने में, लेकिन बातचीत में उसने ये जान लिया, उसे पता था कि ये मुर्गा अचार वाले के यहाँ काम करती है। तो वैसे ही उसने कहा कि मैंने पूछा कि तुम्हारा मालिक कैसा है, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है, बताना परेशान करेगा तो उसने कहा नहीं नहीं, अब मैंने वहाँ से छोड़ दिया है, मालिक ठीक है, मालिक में कोई कमी नहीं है। वो कभी कभार उससे मिलने के लिए मुर्गा अचार वाले के यहाँ, जब इस घटना के बहुत पहले, ये जाया भी करता था, आवाज़ लगा के बाहर बुला लेता था, कुछ पैसे भी दे आता था। संभवतः उसी समय उसके दिमाग में था कि ये सेफ जगह है और अच्छा टारगेट है, पैसा इसमें अच्छा मिलेगा। फिर उसने ये बताया कि माल जो हमारे हिस्से का था, बल्कि ज़्यादातर माल खगौड़ा, गांव खगौड़ा, जिला गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में एक किराए के मकान में जो बाहर से अभी भी बंद है, उसमें भीतर रखा हुआ है। पुलिस टीम गई और वहीं पर उसने बताया कि अभी एक नई, 10 दिन पहले एक नई वैगनार गाड़ी उसी डकैती के पैसे से खरीदी है, वो भी खड़ी हुई है अहाते में उसके। पुलिस ने वो वैगनार गाड़ी बरामद की, DL 8 CK 2450, और 1,80,000 रुपये कैश, जो लूटा गया माल था उनमें से, जो डकैती वाला माल था उसमें से 1,80,000 रुपये कैश और तमाम जेवर जिनकी कीमत करीबन 8 लाख रुपए थी, ये उसके पास से बरामद किया गया। गौतम बुद्ध नगर से बरामद करके ये सारा माल पुलिस ले आई और बन्ना देवी में उसकी लिखा पढ़ी की। उसके बाद उसके क्राइम का हिसाब किताब लेना शुरू किया गया कि इतना गंभीर अपराधी ये कैसे हम लोगों के रडार में नहीं है। बजाय इसके इधर उधर भागने के, ये वांटेड भी था, अच्छा क्राइम भी था इसका, और बहुत ही डेयरिंग क्रिमिनल था। अभी तक कैसे बचा हुआ है और उस पर नज़र नहीं पड़ी या उसको देखा नहीं गया, इसीलिए शायद ये डकैती भी हुई। 2010 में इसने अपना क्राइम का सफ़र शुरू किया। 2010-11 में ये ट्रकें लूट के और उसके माल को मुरादाबाद बेचा करता था, मैं ट्रक के। 2017 में अलीगढ़ के थाना जमा में क्राइम नंबर 265/17 में इसने एक मर्डर किया था जिसमें वांटेड था। थाना हरदुआगंज में अगले महीने में ही एक और हत्या की थी
5 गोलियां मार के किसान को मारा था और उससे लूट कर ली थी, उसमें वांटेड था। क्वारसी थाने में क्राइम नंबर 665/17, इसमें एक हत्या की थी इसने भाड़े पर पैसे लेके। 2 पक्षों में दुश्मनी थी, एक पक्ष ने इसको पैसा दिया था और इसने हत्या की थी, उसमें भी वांटेड था। 2017 में ही इंजीनियर्स कॉलोनी में एक एक इंजीनियर के यहाँ डकैती हुई थी शाम को 4 बजे, 4 या 5 बजे, उसमें भी ये शामिल था। इतनी बड़ी बड़ी संगीन धाराओं के अपराध करने के बाद भी पुलिस के राडार में नहीं था। नंबर जब लिस्निंग पर आए और एक के बाद एक के बाद एक के बाद लोग उठाए गए, रवि से शुरुआत करके और रवि, सचिन और अशोक जब उठाए गए तब इसके बारे में पूरी बात पता लगी। सभी को गिरफ्तार किया गया और सब जेल में है और उम्मीद है कि चूंकि सारे केसेस को परसू करके और उसे जोड़ के इसका ट्रायल शुरू हुआ होगा तो अभी इनकी ज़मानत नहीं होनी चाहिए या हुई ना हो सकता है। इस सब सिस्टम को समझ लेने वाले क्रिमिनल्स हैं, हो सकता है ये ज़मानत पर बाहर हो। आज बस इतना ही। और आज ये अंतिम क्राइम का डिस्कशन था अलीगढ़ में। इसके बाद 2 दिन का अवकाश मैं लूँगा, 2 दिन आप लोगों से क्षमा मांगूंगा। कुछ व्यक्तिगत कार्यों की वजह से मुझे फिर शहर के बाहर जाना होगा। जब लौट के आऊँगा तो अब मेरठ, मेरी एसएसपी के रूप में अंतिम पोस्टिंग मेरठ में थी। उस अंतिम पोस्टिंग के कुछ क्राइम के कुछ प्रकरण हैं जो मैं ज़रूर आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, आपके सामने रखना चाहूँगा। मेरठ के बाद फिर मैं अपनी इस करंट पोस्टिंग में आ गया, जो हमारा बेसिक रोल एज एसएसपी ख़त्म हो गया। सुपरवाइजरी रोल एज डीआईजी शुरू हुआ, जिसमें 4 जिलों का सुपरविज़न था। इसमें भी अगर कोई डिस्कशन लायक क्राइम होगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, वरना फिर ये सफ़र यहीं समाप्त हो जाएगा। आगे किसी और टॉपिक पर या किसी और तरह से, लेकिन क्राइम पर ही चर्चा के लिए आपके बीच उपलब्ध रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।